तू मुगल बादशाह दिल्ली नहीं रहता। और सालम रोया। गांव में बाइयां सास रह जाते टाइम जैसे ढां ढां करके रोती है वैसे रोया। और सालम सेकंड ने कहा कि साहब क्या बताऊं, दिल्ली में तो कई साल हो गए घुसा ही नहीं। मुगल बादशाह तो मैं 59 में बन गया था, 5 साल हो गए इधर उधर लूट मार करके टाइम पास करता हूं मैं, तो बेइज्जती हो रही है इसलिए इनके चक्कर में आया था। तो क्लाइव ने कहा तेरा कोई तो जगह होगी रहने के लिए। उसने कहा साहब डांग माथा डेरा है, घूम रहे हैं इधर उधर, कोई एक जगह रहने, जोगी बने हुए। सुजाउद्दौला ने कहा यार क्या बात है, क्या खाता है तू ऐसा, कितना दिमाग चलता है तेरा। इन दोनों ने शाह आलम सेकंड को पिटा। अंग्रेजों को जब यह समाचार मिला कि 40-50 हजार की फौज लेकर उधर से तीनों एलाई एक साथ आ रहे हैं, अंग्रेजों की तरफ से लगभग 8-9 हजार की फौज लेकर आ रहा था हेक्टर मुनरो। मेजर मुनरो या हेक्टर मुनरो उधर से आ रहा था। नाम से लगता है यार कि सेनापति है। पर हेक्टर मुनरो और इन तीनों के बीच में जो युद्ध होने जा रहा था, भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्धों में से एक है बक्सर का युद्ध। बड़े गजब की बात है, 50 हजार की भारतीय सेना 8 हजार अंग्रेजों ने हरा दी। हम अक्सर कहते हैं कि प्लासी में युद्ध हुआ ही नहीं था, प्लासी तो बिट्रायल था, प्लासी तो विश्वासघात था, लड़े नहीं। यदि हम लड़ते प्लासी में तो अंग्रेजों को हरा देते। अरे यार लड़ लिए तुम, कौन सी छठ की 14 की तुम लोगों ने, 7-8 हजार अंग्रेजी फौजी थे, भगा भगा के मार गए तुम्हारे 3 नवाबों को। 3 मुगल बादशाह अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मैंने शराब पीनी कैसे शुरू की। उसने कहा मैं एक बार शिकार खेलने गया था, थक गया था, बहुत भयंकर थक गया था, और साथियों ने मुझे कहा एक पेक लगा लोगे ना तो तराटी आ जाएगी। उनके कहने पर मैंने उस दिन एक पेक लगा के देखा और वाकई मैंने फील किया कि क्या जान आ गई थी मेरे में। उसके बाद मैंने रेगुलर पीना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है उसके साथ शिकार खेलने गए थे वो अपने राजस्थान वाले राजा रहे होंगे पक्के, अपने वालों ने बिगाड़ा है जहांगीर को बेचारे को। तो सालम सेकंड ने वैसे कहा साहब तरा दारू मीट का जुगाड़ हो जाए इतना बहुत है मुगल बादशाह के लिए। क्लाइव ने कहा कि हम तेरे को 1 साल के 26 लाख रुपए देंगे। 1 साल के कितने रुपए देंगे? 26 लाख रुपए देंगे। मुगल बादशाह ने कहा नहीं नहीं, सच्ची सच कर रहा है तू, मैं एक बार तेरी यूं काट के देख लूं, चुंगटिया भर के देखूं तेरे में, ये सपना तो नहीं है। 26 लाख रुपए दोगे तुम मुझे। एक बंदा पहले से यहां पर बैठा हुआ है, मेरा बताया हुआ आपको, शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह। पढ़ा था हमने कि 12 साल तक इधर उधर भटकता रहा था, दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे थे उसको। ये इधर अवध के अंदर झड़पे करता घूम ही रहा था। मीर कासिम सुजाउद्दौला के पास जाता है अवध में, और सुजाउद्दौला को जाकर कहता है कि सुजाउद्दौला मेरा साथ दे, अपने मिल के अंग्रेजों से लड़ते हैं। सुजाउद्दौला ने कहा मैं क्यों लड़ूं तेरे से, मेरे को क्या फायदा हो जाएगा तेरे साथ लड़ने से। उसने कहा कई जगह नजदीकी लाभ नहीं देखे जाते, दूरदृष्टि नाम की भी कोई चीज होती है, फारसाइटेडनेस नाम की भी कोई चीज होती है। और तू सोच यदि मैं अकेला अंग्रेजों से लड़ा और अंग्रेजों ने मुझे हरा दिया तो अंग्रेज बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। बंगाल पर कब्जे का मतलब है उनकी बाउंड्री बिहार तक आ जाएगी। और अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि बिहार के आगे यूपी है जिसका राजा तू है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन अंग्रेज तेरे पर आएंगे। क्यों ना भाई भाई मिलके लड़े और अंग्रेजों को भगा दे ताकि मेरा भी पिंड छूटे, तू भी सेफ हो जाए। सुजाउद्दौला ने कहा यार क्या बात है, क्या खाता है तू ऐसा, कितना दिमाग चलता है तेरा। इन दोनों ने शाह आलम सेकंड को पिटाया। काहे का मुगल बादशाह रे तू, यहां पड़ा है, यूपी के अंदर पड़ा है, इधर उधर लूट मार करता घूमता है, कभी बिहार की तरफ लूट मार करता है, कभी यूपी की तरफ लूट मार करता है। शाह आलम सेकंड रोया कि तो और क्या करूं, दिल्ली में कोई घुसने ही नहीं दे रहा मुझे। इन्होंने कहा कि एक बार हमारे साथ आ जा, एक बार अंग्रेजों को सल्टा दे, हम छोड़ जाएंगे तेरे को दिल्ली। शाह आलम सेकंड ने कहा पक्का, अरे जवान की वैल्यू होती है भाईजान, पक्का चलेंगे, दिल्ली छोड़ जाएंगे, दिल्ली का मुगल बादशाह। एक बार वापस मुगलिया तख्त पर तुम बिराजोगे उसी दिल्ली के अंदर।
सालम सेकंड ने कहा यार सुन के अच्छा लग रहा, प्लीज एक बार रिपीट, ये लाइन जो बोली थी ना एक बार दोबारा बोल दो। क्या मैं वापस दिल्ली जाकर मुगल तख्त पर बैठ सकता हूँ? बाकायदा, कैसे नहीं बैठ सकते? तुम उसी दिल्ली के अंदर जाओगे जिस दिल्ली के अंदर तुम्हारे बाप दादाओं ने राज किया था। सालम सेकंड ने कहा पक्का भाई, आपके साथ हूं मैं। अंग्रेजों को जब यह समाचार मिला कि 40-50 हजार की फौज लेकर उधर से तीनों एलाई एक साथ आ रहे हैं, अंग्रेजों की तरफ से लगभग 8-9 हजार की फौज लेकर आ रहा था हेक्टर मुनरो। मेजर मुनरो या हेक्टर मुनरो उधर से आ रहा था। ये नाम से लगता है यार कि सेनापति है। पर हेक्टर मुनरो और इन तीनों के बीच में जो युद्ध होने जा रहा था, भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्धों में से एक है बक्सर का युद्ध। हेडिंग डालो, बैटल ऑफ बक्सर। बिहार में इधर एक जगह थी बक्सर। 22 अक्टूबर 1764 को उस बक्सर के मैदान में 3 भारतीय शक्तियां अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो से लड़ने के लिए जा रही थी। उतारिए, ऐसा कैसा उतारिए। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का सेनापति मात्र 8-1 हजार लोगों के साथ में 50 हजार से भिड़ने के लिए आ गया था हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, उतार लिया होगा आपने। 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो, इधर मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। युद्ध शुरू हुआ और थोड़ी देर के अंदर ये साफ हो गया था कि अनुशासित अंग्रेजी सेना के सामने डिसिप्लिन्ड यूरोपियन ट्रूप्स जो थे, वो भारतीय उन जवानों के साथ जो भाड़े पर उन्हीं दिनों में भर्ती किए गए थे। हजरात हजरात हजरात, आइए मुगल बादशाह, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब की सेनाओं में लड़िए। जीत गए तो खूब सारा धन प्राप्त होगा, मारे गए तो जन्नत नसीब होगी। इस प्रकार के डायलॉग के साथ में जिन सैनिकों को भर्ती किया गया था, वो सैनिक अपने समय से आगे चल रहे उन यूरोपियन का मुकाबला करने की ताकत तो नहीं रखते थे। शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह थे, बड़े इंटेलिजेंट थे। शुरुआती 2 घंटे की झड़प में शाह आलम सेकंड को यह बात समझ में आ गई कि जीत नहीं पाएंगे। शाह आलम सेकंड भाग के हेक्टर मुनरो के पास गया, पैरों में पड़ा और उसने कहा काली गाय हूं मैं तेरी, बाबूड़ा दूध खाई, आइंदा से नहीं खाऊं। हेक्टर मुनरो ने कहा मुर्गा बन जा साइड में, इधर बाद में करूंगा मैं तेरे से बात, एक बार सलटने दे इनको। तो युद्ध के बीच में शाह आलम सेकंड किसकी तरफ चला जाता है? अंग्रेजों की तरफ चला जाता है। लिख लो युद्ध। देखो, शाह आलम सेकंड को दिल्ली चाहिए थी, इसलिए लड़ा था, वो जाके उधर मिल गया। मीर कासिम को बंगाल बचाना था, वो भाग गया। शुजाउद्दौला वो लेने 2 देने 4, फालतू में चक्कर में आ गया, इसको पकड़ लिया अंग्रेजों ने। तू आ रही इधर, तू और मुर्गा बने इधर आके। लिख लो, अंग्रेज जीत गए, ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल। अंग्रेज जीत गए, ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल। अंग्रेज जीत गए, ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल। बड़े गजब की बात है, 50 हजार की भारतीय सेना 8 हजार अंग्रेजों ने हरा दी। हम अक्सर कहते हैं कि प्लासी में युद्ध हुआ ही नहीं था। प्लासी तो बिट्रायल था, प्लासी तो विश्वासघात था, लड़े नहीं। यदि हम लड़ते प्लासी में तो अंग्रेजों को हरा देते। अरे यहां लड़ लिए तो कौन सी छठ की 14 की तुम लोगों ने। 7-8 हजार अंग्रेजी फौजी थे, भगा भगा के मार गए तुम्हारे 3 नवाबों को, 3 मुगल बादशाहों को। रेनेसा के बाद, पुनर्जागरण के बाद यूरोपियन शक्तियां हमसे बहुत आगे निकल चुकी थी। अब उनका मुकाबला करने की क्षमता अपने उन्हीं तरीकों से तो कम से कम नहीं थी। यदि हम हमारे तरीके चेंज करते तो बात अलग थी। अब जैसे बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता, अंग्रेज इतना नहीं सोच के आए थे। अंग्रेजों को लगा था युद्ध होगा और मीर कासिम आके हमारे पैरों पड़ जाएगा, और मीर कासिम कहेगा कि भाई साहब गलती हो गई, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। तो या तो अपने मीर कासिम को हटा के और किसी को बना देंगे, और बना देंगे क्या, मीर जाफर को बना ही रहे थे, मीर जाफर वापस तैयार ही बैठा था। और नहीं तो मीर कासिम को बिठा देंगे और रुपए ले लेंगे उससे। पर यहां तो बहुत उल्टा हुआ, मीर कासिम भाग गया, भारत का मुगल बादशाह इनके चरणों में पड़ा, लोटपोट हो रहा था। गंगा यमुना दोआब की एक बड़ी रियासत अवध का मालिक उनकी मर्सी पे था, उनकी दया पे था।
हेक्टर मुनरो को ये नहीं समझ में आया कि इनके साथ बिहेव क्या किया जाए। अब शाह आलम सेकंड का सुजाउद्दौला का हेक्टर मुनरो ने अपने सीनियर से पूछा कि सर अचानक पूरा उत्तर भारत हमारे कब्जे में आ गया है, मैंने सोचा नहीं था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का नवाब भाग गया, इसलिए वो जमीन हमारी है। भारत का मुगल बादशाह मेरे सामने छटपटा रहा है और अवध की रियासत का मालिक जो है वो हाथ बांधे खड़ा है, क्या करना है। उच्चाधिकारियों के भी समझ में नहीं आया कि इस स्थिति में क्या किया जाए। उच्चाधिकारियों ने कहा पता ही नहीं ऐसे मामले में क्या करते हैं। कौन करता था पहले, ये राजाओं वगैरह से बात कौन क्या करता था? तो लॉर्ड क्लाइव था, जो 1757 से 1760 तक बंगाल का गवर्नर एक बार बनके अब जा चुका है वापस। क्लाइव लंदन रहता है, तो प्लीज क्लाइव को वापस बुलाया जाए। योग्यता की क्या कद्र होती है, ये उस क्लाइव वाले वाक्य में दिखता है। एक बंदा जो वापस लंदन चला गया था, केवल इसलिए भारत वापस बुलाया जाता है कि दो लोगों से बातचीत कर सके। एक साधारण लिपिक के रूप में भारत आए वह क्लाइव कितना महान बन जाता है कि भारत के मुगल बादशाह अवध के नवाब को वो टैकल कर रहा है और भारत की सर्वाधिक धनवान रियासत बंगाल को अपने चाहे हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, चला रहा है उसको। 1765 में क्लाइव वापस आता है, इलाहाबाद की संधियां करता है। इन दोनों के साथ इलाहाबाद में 2 संधियां की गई थी, एक शाह आलम सेकंड के साथ की गई, एक सुजाउद्दौला के साथ की गई। लिखो क्या कहा गया संधि में। शाह आलम सेकंड को कहा गया कि शाह आलम सेकंड, पहले तू एक बात बता, तू लड़ने क्यों आया हमसे? हमारी और तेरी क्या दुश्मनी थी? शाह आलम सेकंड ने कहा कि साहब, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन दोनों ने फंसा लिया। इन्होंने ऐसी बातें की थी कि हम तेरे को दिल्ली छोड़ के आएंगे। क्लाइव ने कहा मतलब तू मुगल बादशाह दिल्ली नहीं रहता? और शाह आलम रोया। गांव में बाइयां सास रह जाते टाइम जैसे ढां ढां करके रोती है, वैसे रोया। और शाह आलम सेकंड ने कहा कि साहब क्या बताऊं, दिल्ली में तो कई साल हो गए घुसा ही नहीं। मुगल बादशाह तो मैं 59 में बन गया था, 5 साल हो गए इधर उधर लूट मार करके टाइम पास करता हूं मैं, तो बेइज्जती हो रही है, इसलिए इनके चक्कर में आया था। तो क्लाइव ने कहा तेरा कोई तो जगह होगी रहने के लिए? उसने कहा साहब डांग माथा डेरा है, घूम रहे हैं इधर उधर, कोई एक जगह रहने, जोगी बने हुए। क्लाइव ने कहा यदि मैं तुझे रहने की जगह दे दूं तो? उसने कहा तुम्हारे ऐसी बात, मुंह में घी शक्कर, दूधो नहो पुतो फड़ो, तुम मुझे रहने की जगह दोगे? जुग जुग जियो, बताओ कौन सी जगह दोगे? और उसने कहा कि मैं तुम्हें 2 जगह दूंगा, एक दूंगा इलाहाबाद और एक दूंगा कड़ा, 2 जिले दे दूंगा मैं पूरे तुम्हें। उसने कहा जिले की जरूरत ही नहीं, ज्यादा है भाई ऐसे मत करिए यार, इतना नहीं, देख थोड़ा कम कर दे। क्लाइव ने कहा यार मुगल बादशाह है, कम से कम सुबह उठ के फील तो ले कि जहां तक नजरें जाती है अपना इलाका है, इतना तो फील आए। 2 जिले तो यार मुगल बादशाह को मिले। शाह आलम सेकंड ने कहा तू अब इतना अच्छा सोच रहा है तो ठीक ही होगा। और कहा खर्चा कितना है तेरे? उन्हें खर्चा थोड़ा ही है, 1 बोतल शराब और आधा किलो कबाब मिल जाए तो और मुगल बादशाह को चाहिए क्या। वैसे डायलॉग जहांगीर का था। जहांगीर जब नूरजहां को अपना सब कुछ शासन संभलवा देता है तो उसके बाद जहांगीर कहता है कि आधा किलो कबाब और शराब मिल जाए तो उसके अलावा मुगल बादशाह को कुछ भी नहीं चाहिए। जहांगीर दारूडिया आदमी था, गजब वाला दारूडिया, मैंने उस दिन ही बताया था। जहांगीर कहता है कि मैं डेली 20 पैक लेता हूं, 14 दिन में और 6 रात को। जहांगीर को इस बात का बड़ा मलाल था कि उसका बेटा खुर्रम 24 साल का हो गया है फिर भी शराब क्यों नहीं पीता है। उसने कहा मूर्ख, इतनी अच्छी चीज है दुनिया में, तू ये नहीं पिएगा तो मतलब क्या है। जहांगीर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मैंने शराब पीनी कैसे शुरू की। उसने कहा मैं एक बार शिकार खेलने गया था, थक गया था, बहुत भयंकर थक गया था, और साथियों ने मुझे कहा 1 पैक लगा लोगे ना तो तराटी आ जाएगी। उनके कहने पर मैंने उस दिन 1 पैक लगा के देखा और वाकई मैंने फील किया कि क्या जान आ गई थी मेरे में। उसके बाद मैंने रेगुलर पीना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है उसके साथ शिकार खेलने गए थे वो अपने राजस्थान वाले राजा रहे होंगे पक्के, अपने वालों ने बिगाड़ा है जहांगीर को बेचारे को। शाह आलम सेकंड ने वैसे कहा साहब तेरा दारू मीट का जुगाड़ हो जाए इतना बहुत है मुगल बादशाह के लिए। क्लाइव ने कहा कि हम तेरे को 1 साल के 26 लाख रुपए देंगे।
1 साल के कितने रुपए देंगे? 26 लाख रुपए देंगे। मुगल बादशाह ने कहा नहीं नहीं, सच्ची सच कह रहा है तू, मैं एक बार तेरी यूं काट के देख लूं, चुंगटिया भर के देखूं तेरे में, ये सपना तो नहीं है, 26 लाख रुपए दोगे तुम मुझे? अरे कहा हाँ हाँ, मुगल बादशाह की थोड़ी बहुत तो रेपुटेशन है यार, हम तेरे को 26 लाख रुपए देंगे। तभी सालम सेकंड का माथा ठनका। सालम सेकंड का प्लीज वेट वेट वेट, एक बात बताओ, तुम कौन सी 2 जगह दोगे मुझे? कहा हम तेरे को इलाहाबाद देंगे और कड़ा देंगे। उसने कहा ओए, इतना भोला भी नहीं हूं जितना दिखता हूं, मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या तुम्हें? इलाहाबाद और कड़ा सुजाउद्दौला के पास है, इलाहाबाद और कड़ा अवध के नवाब के पास है, तुम मुझे कहां से दे दोगे? मतलब तुम्हारे पास है ही नहीं और वो चीज मुझे दे दोगे तुम? क्लाइव ने कहा चुप रह रे, कह रहे हैं ना तेरे को इलाहाबाद और कड़ा देंगे और 26 लाख रुपए देंगे, मान ले तू एक बार। उसने कहा ऐसे तो मैथ्स में कुछ ही मान लेते हैं, वैसे मान लो बोले। अच्छा तुम मुझे इलाहाबाद और कड़ा दोगे, तुम मुझे 26 लाख रुपए दोगे, और बताओ इसके बदले में मैं तुम्हारी क्या खिदमत करूं? अब मूर्ख बनाते हो, ये देंगे वो देंगे, खुद के पास है ही नहीं, देंगे। क्लाइव ने कहा चुप रहे, और ये क्या बोला तू, क्या खिदमत करूं? हाँ ये खिदमत भी तेरे को थोड़ी करनी पड़ेगी हमारी। क्या? कुछ ही नहीं करना, एक कागज है, इस कागज पे थोड़े से साइन कर दो तुम, और कुछ ही नहीं है आपका। मीर कासिम ने कहा क्या है कागज? उसने कहा, क्लाइव ने कहा ये मैं पढ़ के बाद में बताऊंगा। मीर कासिम ने कहा साइन कहीं करवा लो, साइन का क्या है मेरे से? साइन करके उसने वापस दिया, लो साहब आप। क्लाइव ने वापस पढ़ेगा, तू जानता नहीं है तूने हमें क्या दे दिया है। सालम ने कहा बताओ देखिए मैंने क्या दे दिया आपको? कि इस कागज में लिखा हुआ है कि मैं भारत का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का समस्त राजस्व प्रदान करता हूं। मैं अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सारे दीवानी अधिकार देता हूं, रेवेन्यू राइट्स, कि आज के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जितना भी धन आएगा ये अंग्रेज रखेंगे। ये तूने हमें लिख के दिया है, मुगल बादशाह ने हमें लिख के दिया है। उसने कहा मेरे पास ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा होते तो मैं तुम्हारे सामने क्यों बैठा रहता? रे मूर्ख, ऐसे नहीं होता है, ठीक लोग हो यार तुम। मैंने सुना तो था तुम ये गोरी चमड़ी वाले थोड़े सटके वैसे होते हो, पर आज पता चला जो तुम्हारे पास नहीं है वो मुझे दे रहे हो, जो मेरे पास नहीं है वो ले रहे हो। ठीक है, अदला बदली है तुम्हारी। क्लाइव ने कहा तुम मान ले। उसने कहा ठीक है। 3 शर्तें की गई थी। क्या क्या 3 बातें? इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह को दिए जाएंगे, मुगल बादशाह को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए दिए जाएंगे, और मुगल बादशाह अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार देगा। लिखो पहले, फिर अपने बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ था, क्या बात हुई थी। 1 नंबर लगा के लिखो, 16 अगस्त 1765। एक जमूरा और बिठा रखा था बाहर अंग्रेजों ने, तो क्या इसको पकड़ के लाओ रे? इस बार क्लाइव ने बातचीत की सुजाउद्दौला से। लिख लिया? इलाहाबाद की दूसरी संधि सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। चेयर एक ही पड़ी थी सामने, सालम सेकंड का खड़ा हो जाता तो सुजाउद्दौला बैठेगा इस चेयर पे। सुजाउद्दौला को बिठाया और बिठाकर तू क्यों लड़ा यार हमसे? मीर कासिम इसलिए लड़ा क्योंकि उसे बंगाल चाहिए था, शाह आलम सेकंड इसलिए लड़ा क्योंकि उसे दिल्ली वापस जाना था, तू क्यों लड़ा फालतू? सुजाउद्दौला ने कहा, उस मीर कासिम ने कहा था कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ऐसे डायलॉग दिए थे मुझे, तो हिंदी के मुहावरे सुनाए थे, इस चक्कर में मैं तो लड़ लिया था, बाकी नहीं लड़ना चाहता था अहमद साहब। कब बताओ क्या करना है, जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। पक्का? हाँ, कि इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह को दे दे। और मुगल बादशाह पास खड़ा खड़ा मुस्कुराया, उसने मान गया यार, क्या दिमाग है, तुझे क्या पता था ये दे देगा, ये मना कर दे अब तो। क्लाइव ने कहा जूता पैर में नंबर 10 का आता है, ये क्या इसकी तो आत्मा मना नहीं करे। और कहा तूने ना जबरदस्ती लड़ाई की सुजाउद्दौला हमसे, इसलिए 50 लाख रुपए दे, युद्ध हर जाना दिया जाए 50 लाख। सुजाउद्दौला ने कहा साहब दे दूंगा। शाह आलम सेकंड ने क्लाइव की तरफ मुस्कुरा के देखा कि अगली शर्त थी ना 26 लाख, इसी में से दिला दो यार 50 में से। कहा ठीक है 26 इधर कर देना इसको। क्या ठीक, लिखो दोनों इसकी शर्तें लिखो, 1 नंबर लगा के लिखो शर्तें। एक, अवध पर 50 लाख रुपए का युद्ध हर्जाना लगाया गया, 50 लाख में से 26 लाख निकाल के दिए उसको, और उसको कहा इलाहाबाद और कड़ा ले ले इससे।
सालम बड़ा राजी यार। सालम ने कहा क्लाइव यार तू बहुत अच्छा आदमी है, मैंने अभी जो बोला उसके लिए सॉरी यार, दिल से सॉरी पक्का। क्लाइव ने कहा ठीक ठीक है, नखरे मत कर अब। उसने कहा फिर भी यार तू देख इतना भला आदमी है, तूने इतना कुछ मुझे दिया है, मैं तुझे यार एक बात बताना चाहता हूँ। क्लाइव ने कहा हाँ। उसने कहा देख तूने मुझे कहा था इलाहाबाद और कड़ा देंगे, दे दिए तूने। तूने मुझे कहा था 26 लाख रुपए देंगे, दे दिए। पर तूने ये भी तो कहा था कि हम तेरे से बंगाल, बिहार और उड़ीसा ले लेंगे। क्लाइव ने कहा हाँ। तो वो मेरे पास नहीं है, सच में नहीं है, तुम कहां से लोगे? क्लाइव ने कहा मजे कर, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, कहां से लेंगे वो हम जानते हैं। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि हाँ सर बात तो सही है सालम सेकंड की, जब सालम सेकंड के पास बंगाल, बिहार, उड़ीसा थे ही नहीं, वो तो मीर कासिम के पास थे, तो ये कहां से ले लेंगे? ये बात अंग्रेज जानते थे कि मुगल बादशाह के पास कुछ भी नहीं है। ये बात मुगल बादशाह जानता था कि उसके पास कुछ भी नहीं है। जनता नहीं जानती थी। जनता को अभी तक लगता था कि मुगल बादशाह का सितारा चल रहा है भारत में, उसके नाम के सिक्के चलते थे भारत के अंदर। अंग्रेज यदि डायरेक्टली जाके जनता से कहते बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कि हमें तुम टैक्स दो, तो लोग टैक्स नहीं देते और लोग कहते किस बात का दें, तुम कौन हो टैक्स लेने वाले। अब अंग्रेजों ने जाके बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कहा कि जब शाह आलम सेकंड ने कहा है कि जनता से टैक्स लेके आ जाओ, ये साइन है शाह आलम सेकंड के, देख लो, जनता ने चुपचाप टैक्स दे दिया था। यह कारण था कि क्लाइव उसे साइन करवाना चाह रहा था। भले ही शाह आलम सेकंड के पास शक्तियां नहीं थी, पर नाम तो था शाह आलम सेकंड के बाद। 57 की क्रांति में बहादुर शाह जफर, जो अंग्रेजों की पेंशन लेके बैठा हुआ है, भारतीय जनता ने उसको भी अपना मुगल बादशाह मान लिया था। जो है वही ठीक है, जैसा है उसी को मान लिया जाए। इसलिए अंग्रेज चाह रहे थे कि यार मुगल बादशाह यदि साइन कर दे तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल जाएंगे। अंग्रेजों ने सुझाव दो लाखोर का कि आज के बाद तू सेना नहीं रखेगा रे। उसने कहा साहेब सेना नहीं रखूंगा तो नीचे मराठे हैं, अवध मेरा देश खत्म होता, नीचे मराठे शुरू हो जाते हैं, कभी आगे मसल के रख जाएंगे। और उधर से अहमद शाह अब्दाली आता है, हर साल आता है साहब वो, पर पंजाब से नीचे ढला नहीं, मेरी यूपी की बाउंड्री लगी नहीं इधर, वो मार के चला जाएगा। अंग्रेजों ने कहा हम तेरे साथ है, आज के बाद न तेरे को मराठे तंग करेंगे, न तेरे को अब्दाली तंग करेगा, न तुझे अफगान तंग करेंगे, ना तुझे मराठे तंग करेंगे। जब भी तेरी कोई लड़ाई हो हम तेरे लिए लड़ने के लिए आएंगे। तो बस पैसे देता रहा कर हमें टाइम टू टाइम इसके बदले। सुजाउद्दौला ने कहा जुग जुग जियो, क्या बात कही है, लिखो।